नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका होमवर्क पार्ट 12B में। ये पार्ट में जो लोग मकान बनाना चाहते हैं खुद, उनके लिए ही है। तो उसका टाइटल मैंने दिया है, कैसे बनाऊं मेरा नया घर। तो इसमें मैंने घर बनाने के पूरा जो तरीका है, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट लेने की कोशिश की है। और अगर ये आप पूरा देख लेते हो ध्यान से, तो आपको घर बनाने में दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी और आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं, कैसे हम घर बनाते हैं। तो उसमें पहला तो मैंने लिया है कौन कौन से चेकलिस्ट है जो आपको घर बनाते हो वो आपको देखने हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजों में। तो जब आप प्लॉट परचेस करते हो, जब लोकल अथॉरिटी से डील करते हो, आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर से डील करते हो, कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हो, फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डील करते हो, बिल्डिंग मटेरियल वालों के साथ डील करते हो, इलेक्ट्रिफिकेशन एजेंसी है, जब कंस्ट्रक्शन चालू है और लास्ट में घर खरीदते हो, तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले प्लॉट खरीदते वक्त क्या क्या देखना होता है, तो वो देखो कि टाइटल क्लियर है, हाईएस्ट फ्लड लेवल उसका जो एरिया में मार्क किया होता है पानी का लेवल, वो आप देख लो। और ड्राइंग अगर है साइट का तो वो फिजिकली अपने डायमेंशन से मैच कर लो। जो प्लॉट का ड्राइंग दिखाते हैं आपको, प्लॉट बेच रहा है, उसके साथ में ये ड्राइंग के साथ खुद जाके साइट पे वेरीफाई कर लो और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो। और उसमें आपका नाम जब खरीदते हो तो देख लो कि सही एंट्री आपके नाम की हो जाए, स्पेलिंग और वो सब साथ में देख के। फिर जब लीगल अथॉरिटी से डील करते हो, जैसे परमिशन के लिए, तो ये जैसे मैंने बताया कि कुछ सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स आप स्मूथली ले लो और फाइल किसी ऐसे आदमी को दो जो आपकी फाइल जल्दी जल्दी घुमा सके अंदर। आर्किटेक्ट के साथ जब डील करने जाते हो तो ये पहले तय करके जाओ कि आपको कितने कमरे बनाने हैं, स्टेयरकेस अंदर से लेना है या बाहर से लेना है, गार्डन रखना है, पूजा रूम एक्स्ट्रा रखना है कि नहीं रखना है, जो जो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब एक बार प्लान हो जाता है और आप बता दो कि ये चीज तो तुमने रखी नहीं, ये तो ये बहुत छोटा है, तो थोड़ा उनको पहले से थोड़ा गाइड करो ताकि उनको भी प्लान बनाने में आसानी रहेगी। स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ में हमको कुछ नहीं डील करना होता है, वो काम होता है आर्किटेक्ट का। वो डिजाइन के हिसाब से वो स्ट्रक्चर डिजाइन बना देते हैं। और जब हम विजिट करते हैं, एक दो बार आपके साइट पे विजिट करना है, आपको खाली इतना काम करना है कि हमको वहां पे खड़े रहना है। फिर जब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से काम करो तो हो सके तो लेबर से ही काम दे दो और उसको स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन दे दो। पूरा नहीं देना है, जैसे फाउंडेशन लेवल तक, फिर इसमें हिसाब पूरा करो, फिर प्लिंथ लेवल। तो इससे काम आपका जल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा। उनको बोलोगे इतना अच्छा होगा तो आगे का काम मैं दूंगा। जो लोग स्क्वायर फीट पे देते हैं बाद में उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जिस तरह फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर को देते हो तो दो तीन कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट मंगा लो, कंपेयर करो। कलर कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी लमसम बेस पे ही सिलेक्ट करो। फिर बिल्डिंग मटेरियल से उसमें भी दो तीन से रेट ले लो। और वेट ऑफ मटेरियल खास चेक करो, स्टील और सीमेंट में कई बार वो निकाल लेते हैं अंदर से मटेरियल सीमेंट में से। सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में ऑथोराइज डीलर है, ब्रांडेड कंपनी का ही सीमेंट यूज करो, लोकल सीमेंट की लालच में मत पड़ो। उसके ऊपर आईएस मैन्युफैक्चरिंग और बैग कौन से डेट या मंथ में बना हुआ है वो लिखा होता है। फिर स्टील जो है टीयर टीएमटी स्टील और टॉल स्टील का यूज करो। और उसको स्टोर करने के लिए मानसून है तो रस्टिंग नहीं हो जाए वो ध्यान रखो। सैंड जो है आपकी, उसके अंदर सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, मिट्टी जो आती है कांप जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। कपची 20 mm की साइज है, उसमें बहुत लंबी या गोल गोल कपची मत लो। ब्रिक्स है, अच्छी वाली ब्रिक्स लो, उसका अंदर एक चेक है 20% से ज्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए और 1 मीटर की हाइट से जब गिराते हो तो टूटनी नहीं चाहिए। पानी है पीने लायक, जो पानी है वही कंस्ट्रक्शन में यूज करो। केमिकल्स कुछ नहीं मिले हो, इम्प्योरिटीज नहीं है। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो सके तो नहीं डालना है बिना जानकारी के, या जानकार डाल रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल कलेक्ट करो, थोड़े सैंपल में यूज करो, फिर पूरे घर में यूज करो। क्योंकि एडवर्स रिएक्शन होता है तो आपको पता चल जाएगा। फ्लोरिंग में अगर कोटा स्टोन डलवाते हो तो हैंड कट कोटा स्टोन लगाना अच्छा है। मार्बल वो किचन में आप कोटा स्टोन ही प्रीफर करो, दूसरे कमरे में मार्बल या मार्बल ग्रेनाइट डालो। टेरेस में चाइना मोजेक का फ्लोरिंग करो। और स्टेयरकेस या बाथरूम टॉयलेट है उसमें एंटी स्किड फ्लोर लगाओ। और साइज
बाथरूम की साइज से टाइल्स की मैच करके लगाओ तो टुकड़े नहीं आएंगे। कंपाउंड है तो उसमें टेरेजो फ्लोरिंग ज्यादा अच्छा रहता है। डेडो मतलब जो दीवार पे जो टाइल्स लगती है वो भी आपको फ्लोर से मैच करती हुई सिलेक्ट करनी है। और उसके अंदर एंट्रेंस के ऊपर धौलपुरी स्टोन भी लगा सकते हो अच्छी लुक के लिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लेटफॉर्म के मैचिंग कलर है उसके साथ में उसका टाइल्स लो। दरवाजे है वो प्लाईवुड के फ्लश डोर जो आते हैं उसको अवॉइड करो और कम से कम 3 फीट के दरवाजे रखो एक्सेप्ट मेन डोर एंड टॉयलेट डोर। तो मेन डोर थोड़ा 3.5 फीट का रखो और टॉयलेट बाथरूम के 2.5 फीट के रखो। और एडजॉइनिंग डोर जिसको अमेरिकन डोर विंडो बोलता है, दरवाजा होता है उसके बगल में एक खिड़की होती है, वैसी फ्रेम मत लो ताकि उसमें से थेफ्ट का चांसेस ज्यादा रहता है। और पीवीसी डोर्स मिलते तो है लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं है, बाद में उसके ऊपर सब चिकना चिकना हो जाता है, तो ये इसको अवॉइड करो। विंडोज जो है वो उसमें ऐसी फ्रेम और बीच में ग्लासेस है उस तरह की विंडो पसंद करो। स्लाइडिंग शटर वाली विंडो को अवॉइड करो क्योंकि उसमें ओपनिंग आपका आधा ही मिलता है। और उसका जो विड्थ है शटर का वो देखो कि 1.5 फीट से बड़ा नहीं हो जाएगा, क्या तो झुक जाएगा या गंदा दिखेगा। 4 फीट का जैसे एग्जाम्पल लिया है, 4 फीट का अगर चौड़ा विंडो है तो उसमें 2 की जगह पे 3 शटर डालो ताकि विड्थ उसका कम हो जाए। और जो किचन का विंडो है उसकी हाइट कम रखो ताकि आपको प्लेटफॉर्म को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। पाइपलाइंस अगर लेते हो तो उसमें जीआई पाइप इकोनॉमिकल रहता है, बी क्लास का जीआई पाइप उसमें उल्टा होता है। जो ए क्लास का पाइप होता है वो उसके ऊपर येलो मार्किंग होता है और सी क्लास का जो बेस्ट क्वालिटी का पाइप है वो उसके ऊपर रेड स्ट्रिप मार्क होता है। लेकिन ए क्लास सबसे हल्का वाला पाइप होता है और सी क्लास जो है जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप होती है वो बहुत महंगा पाइप और थिकनेस मटेरियल उसका अच्छा आता है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो सी क्लास पाइप डालना अच्छा रहता है। अभी तो सब पीवीसी के वर्टिकल ड्रेन में आप पीवीसी का लाइन लगा लो, वो सक्सेसफुल है, चलते हैं सभी जगह पे, आज वही चलते हैं। पहले कास्ट आयरन के पाइप्स आते थे, अब वो कोई नहीं डाल रहा है। और स्टोनवेयर पाइप जो है मेन ड्रेनेज का स्टोन चिनाई माटी का जिसको पाइप बोलते हैं ना, वो पाइप आप ड्रेनेज लाइन में डालो। पेंट्स डिस्टेम्पर अच्छा रहता है इकोनॉमिकल, बाकी तो प्लास्टिक पेंट और रॉयल बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। व्हाइट सीमेंट पेंट आउटसाइड पे कराते हो तो प्लास्टर वॉल पे आपका सैंडफेस प्लास्टर रहता है तो उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट का ही पेंट करवा लो तो छेद है वो भी भर जाएगा और आपका मकान हर बारिश में धुला हुआ ही दिखेगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में स्विचेस और वायर ब्रांडेड कंपनी का प्रिफर करो और अर्थिंग ठीक से करवाओ। और डेकोरेटिव फैंस और ये सब इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करते तो उसको अवॉइड करो। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन एजेंसी के साथ जब डील करते हो तो उसको लेबर काम ही दो और 2-3 एजेंसी को दे के कंपेयर करो रेट। ये 3 फेज कनेक्शन करवाओ घर में, सिंगल फेज आज चलेगा लेकिन बाद में आपकी एसी बढ़ेंगे तो वो सिंगल फेज में से 3 फेज कनेक्शन करवाना ही पड़ता है, तो वो टाइम पे प्रोसीजर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और ये जो चीजें आप सिलेक्ट करते हो वो आपके फैमिली मेंबर्स को दिखाओ और स्विचेस और प्लग खुद काउंट करके हम अपने आप ही खरीद लाओ। और कितना वायर्स का क्वांटिटी है वो भी आप रफली हिसाब लगा लो लेंथ वाइज। और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कलर के ही वायर प्रिफर करो और उसका ड्राइंग बना के रखो और एक सब साथ खरीदना रखो ताकि वो आसानी रहेगा। फिर कंस्ट्रक्शन जब चालू है तब क्या करना है, तो उसमें फाउंडेशन लेवल पे चेक होता है। तो फाउंडेशन 4 फीट कम से कम डेप्थ में होना चाहिए और येलो सॉइल दिखनी चाहिए। वो फाउंडेशन के अंदर एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करा लो और उसके अंदर पीसीसी 148 के प्रोपोर्शन में आप डाल सकते हो। प्लिंथ है जो 4 फीट कम से कम जमीन के ऊपर होना चाहिए। अगर 5 फीट या 6 फीट लेते हो, 6 फीट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 5 फीट का प्लिंथ बेहतर कर, क्योंकि रोड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो आपका कमरा मकान ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 ही स्टेप बचे प्लिंथ में जाने के लिए। आज बड़ौदा में से कई मकान है जिसको घर में जाने के लिए 2 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है नीचे रोड से। रोड ऊपर है घर नीचे है, कार्यालय एरिया में ऐसे मकान। प्रीफर आरसीसी कोपिंग ऑन टॉप ऑफ प्लिंथ, प्लिंथ के ऊपर ये आरसीसी का कोपिंग लोग नहीं करवाते, ये कराना जरूरी है। और एल शेप का एनफोर्समेंट करो अगर कॉर्नर है तो। फिर अर्थ जो डालनी है अंदर तो खुदाई का मिट्टी मत डालो, अलग से येलो कलर येलो अर्थ मंगाओ और वो डालो। उसके अंदर भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराओ और वो पहले
पानी भर दो फिर मिट्टी डालो, तो जितना पानी आप डालते हो वो सीधा बैठ जाएगा। और सैंड फिलिंग थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये अगर आप ऊपर के 1 फीट लेयर में अगर सैंड भर देते हैं प्लिंथ के खड्डों में, तो क्या होगा, आपका जो टर्माइट है ऊपर आ ही नहीं पाएगा, तो आपके घर में कभी टर्माइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लिंथ लेवल तो ड्यूरिंग मैसनरी, तो उसमें 9 इंच के दीवार, टॉयलेट बाथरूम को छोड़ के सभी दीवार 9 इंच के वो देखो। वेल क्योर ब्रिक्स को करने से पहले इसको बराबर भिगो, बस फिर ही यूज करो। और उसमें खड्डा जो है फ्रॉग जिसको बोलते हैं वो ऊपर की साइड में रहना चाहिए। और अगर पार्टीशन वॉल है तो छोटे छोटे 6 mm के सलिए 4 लेयर के अंदर डाल दो तो स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें। प्रपोर्शन जो है 1:6 है 9 इंच के वॉल के लिए, और पार्टीशन वॉल के लिए 1:4, मतलब 1 पार्ट सीमेंट और 4 बार रेत, वही प्रोपोर्शन में काम करो या करवाओ। ये जो मोर्टार मतलब उसका जो मसाला बनाया है वो आधे घंटे में आपको कंज्यूम कर देना है। और 10 फीट की हाइट रूम की रखो, और लिंटल की है वो 7 फीट की कम से कम रखो। 7 फीट से थोड़ा 2-3 इंच ऊपर ही रखते हैं ताकि फ्लोरिंग के बाद वो कंप्लीट 7 फीट की हो जाती है। मैसनरी जो है 5 फुट से एक साथ ऊपर मत लो, एक दिन में कंस्ट्रक्शन 5 फीट से ऊपर नहीं तो फिर झुक जाता है। और क्योरिंग 1 वीक तक करो। सील है तो उसके अंदर भी आप स्लैब डाल सकते हो सील लेवल पे, खिड़कियों पे, तभी क्रैक नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, डायगोनल खिड़की के पास क्रैक्स आ जाते हैं। लिंटल हो सके तो पूरे लिंटल घुमा लो घर में, वो ज्यादा आपका स्टेबल हो जाता है मकान। खर्चा थोड़ा बढ़ता है लेकिन थ्रू आउट वॉल लिंटल घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि खिड़की पे छोड़ा फिर 2 फीट मैसनरी किया, बाद में दूसरा खिड़की का दरवाजे का लिंटल डाला, उसमें सरिये के भी टुकड़े होते हैं। स्लैब जब डालते हो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें प्रोपोर्शन 1:2:3 रखना है। फिर वाटर सीमेंट रेशियो, पानी वाला स्लैब नहीं भरना है, कड़क माल होना चाहिए एकदम। और उसके लिए एक टेस्ट आता है, वो भी मैंने डिस्क्राइब किया है, ये इसमें स्लम कोन टेस्ट है, और कंक्रीट के ट्यूब्स करवा लो। कवर ब्लॉक मतलब पैकिंग रखो सलिए के नीचे, ताकि स्लैब के नीचे भी मटेरियल, जो सलिए के नीचे भी मटेरियल आपका जाए। और पाइप और बॉक्स का इंस्टॉलेशन पहले से करा लो, नहीं तो फिर काटना पड़ता है। खींच का डालना है झूला, तो उसके हुक सीलिंग में पहले से लगवा लो। ब्रेसिंग जो है वो डायरेक्शन में, मतलब जो स्लैब भरते वक्त ब्रेसिंग कराना बहुत जरूरी है, सपोर्ट, वर्टिकल सपोर्ट को। और कभी लोग ब्रिक्स के ऊपर रखते हैं सपोर्ट्स, तो वो अवॉइड करवाओ। इन्फोर्समेंट चेक करा लो स्ट्रक्चर इंजीनियर से, और एक साथ ही स्लैब कास्ट करो। और जैसे स्लैब कास्ट हो रहा है, आपका भराई हो रहा है, उसके साथ उसको शीट से ढक दो, खास तो समर में, नहीं तो उसके ऊपर हेयर क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। और उसको 7 दिन तक क्योर करो पानी भर के। फॉर्म वर्क जो है वो आप स्लैब बीम के 1 वीक के बाद निकाल सकते हो। साइड का तो एक ही दिन में निकाल सकते हो, कॉलम और बीम के साइड का, लेकिन जो बॉटम है वो 7 या 14 फीट 14 दिन रखने पड़ता है। फिर बड़े बीम है तो कंसल्टेंट की एडवाइस के बाद ही उसको बीम बॉटम जिसको बोलते हैं, बॉटम ऑफ द बीम, जो उसका फॉर्म वर्क है वो गाइडलाइन के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को कॉन्टेक्ट करके निकलवाओ। और उसको हैकिंग करवा लो, जैसे आपका स्लैब खुलता है टांचे जिसको बोलते हैं, टांचे मरवा लो, ताकि आपको प्लास्टर को मजबूती से पकड़ लेगा। जब डोर फ्रेम फिक्स करते हो तो उसमें होल्ड फास्ट लगाना जरूरी है, साथ में ब्लैक जापान करके केमिकल आता है, वो दरवाजे के ऊपर लगा देने से उसको जंग लकड़ा जल्दी खराब नहीं होता है। और डायरेक्शन और लूवर्स के जो वेंटिलेटर में लगा रहे हो, कई बार ऐसा होता है उल्टा विंडो बैठ जाता है, तो फिर तोड़ना पड़ता है। और वो जो लूवर्स के स्लॉट है वो थ्रू आउट वेंटिलेटर को कट नहीं होने चाहिए। फिर प्लास्टर स्टेज है, उसमें आप हैक करके रखो प्लास्टर से पहले, उसको टाँचे मार लो, सेम डे कर लो तो अच्छा है। और एक बाजू प्लास्टर चल रहा है तो दूसरे रूम में टाँचे मत मरवाओ, बॉन्डिंग आपका कम हो जाता है उसमें। और ऑयली सरफेस है उसको पहले वायर ब्रश से क्लीन कर लो, अगर मजदूर रहते हैं तो सीलिंग में काला काला जम गया होगा, तो उसको निकालो। फिर 1:3 में सीलिंग के लिए प्रोपोर्शन है, वॉल के लिए 1:4 का प्रोपोर्शन है। दीवार को पहले से भिगो प्लास्टर करने से पहले, और जितना माल बनाते हो वो तुरंत आधे घंटे में यूज कर लो, एक साथ सब माल ज्यादा मत बनाओ। फिर ½ इंच से ज्यादा, आधे इंच से ज्यादा थिक प्लास्टर सीलिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सेल्फ वेट से ही नीचे कभी आ सकता है। और जो ज्वाइंट से जंक्शन है आपका वायरिंग वो है या जंक्शन है आरसीसी और ब्रिक का, कॉलम के साथ में दीवार है, तो उसके ऊपर मैश, चिकन मैश का जाली लगा लो और 2 कोट में प्लास्टर करो। बाहर
है सैंडफेस प्लास्टर 20 mm का होना चाहिए, 2 लेयर में, 2 स्टेज में होना चाहिए। ये स्टील हुक्स आपको लाइट वाइट लगाने के लिए दिवाली में लगा लो। फिर पाइप इंसर्ट कर लो वाटर बालकनी में से निकालने, कई बार ये भूल जाते हैं, बालकनी में आउटलेट ही नहीं होता है और बारिश के टाइम पता चलता है। फिर ये आप खुद भी प्लास्टर चेक कर, जब प्लास्टर है तो एक वर्टिकल पट्टी आता है एल्यूमिनियम का, उसको आप रख के चेक कर सकते हो वर्टिकलिटी बराबर सीधा है कि नहीं प्लास्टर। और प्लास्टर को भी 7 दिन को क्योर करना रहता है। फ्लोरिंग लेवल में भी एंटी टर्माइट एप्लीकेशन कर दो, पहले एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट कर लो। बहुत ज्यादा बड़ी साइज के पत्थर मत डालो, टूटने के चांस रहते हैं। 3 इंच का बॉर्डर करके अगर फर्नीचर में आप छोड़ देते हो तो आपका लुक अच्छा रहेगा और कमरा अच्छा दिखेगा। बड़ा सा एक फ्लावर लगा सकते हो डिजाइन में। फिर क्योरिंग भी उसका निगलेक्ट होता है, लेकिन ये क्योरिंग भी करना जरूरी होता है। स्कर्टिंग मतलब जो दीवार के ऊपर पट्टी लगती है जिसको हम पोछा मारने से कलर पड़ जाता है बाद में, तो वो कराना जरूरी है। सभी कमरे में स्कर्टिंग करवा लो। मोल्डेड सैंडविच प्लेट फ्लोरिंग कराते हो तो स्टेयरकेस का ब्यूटी बढ़ा देगा। और पीओपी जो है उसको आप फ्लोर के ऊपर पीओपी से कवर कर लो अगर काम चालू है तो जब भी आप निकालोगे धुल जाएगा वो और आपके मार्बल के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और पॉलिश करते वक्त दीवार को 3 फीट पेपर से ढक लो, न्यूज़पेपर से, पेपर टेप आता है उससे आप चिपका दो वॉल पे, पेपर से या भिगो के चिपका दो, तो घिसाई होने के बाद अपने आप सूख के गिर जाएंगे। मिरर पॉलिश है, अफोर्ड कर सकते हो तो वही प्रीफर करो। और ये आपको जानना जरूरी है, स्टोन का जब गिनते हैं हम हिसाब तो 1 या 3 इंच मेजरमेंट वो लोग एक्स्ट्रा ही लेते हैं, ऐसा रूल है। तो ये थोड़ा इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप सिलेक्ट करो सब साइज। फिर टाइल्स जब लगाते हो तो टाइल्स को भी पहले पूरा पानी में भिगोना जरूरी है। और उसके अंदर नीट सीमेंट, उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है नीट सीमेंट, मतलब ओनली सीमेंट, लेकिन सीमेंट और पानी मिला के नहीं चिपकाना है, उसमें थोड़ा रेत डालना होता है। अगर रेत नहीं डालते हो तो श्रिंकेज, जो लड्डू वहां चौड़ जाता है, दीवार पे चिपक जाता है और टाइल्स आपका श्रिंकेज की वजह से उखड़ के नीचे गिर सकता है। और उसके अंदर भी 7 दिन का क्योरिंग जरूरी है। फिर फिटिंग स्टेज, जो शटर दरवाजे लगाते हैं तो वो देखो कि वो खिली से सीधा जो स्क्रू है वो स्क्रूइंग करे, सीधा ठोक नहीं दे हैमर लेके। और कई बार हिंजीज में पूरे स्क्रू नहीं लगाते, वो देख लो जरा, सब जगह पे विंडो पिन वगैरह सब लगाया है, स्टॉपर्स खोल बंद हो रही है, स्लॉट्स बराबर है, दरवाजे बंद हो रहे हैं प्रॉपर, ताड़ी या स्टॉपर बराबर लगाया है। पेंटिंग के स्टेज पे भी कोट प्राइमर का पहले लगाओ और थोड़े टाइम बाद कलर कराओ तो अच्छा रहता है। सीलिंग में डार्क शेड है वो अवॉइड करो क्योंकि इसके लाइट कमरे में अंधेरा हो जाता है। और लाइट शेड ही हमेशा वॉल के ऊपर प्रिफर करो। और पेंट जो लॉफ्ट के और शेल्फ के ऊपर वो लोग नहीं करते तो देख लो कि वहां पे भी किया हुआ है, वो लोग छोड़ देते हैं इतना। और हिडन सरफेसेस जितनी है, टॉप ऑफ द डोर, विंडो, ये सब पे वो भी पेंट नहीं लगाते। पेंट वाले जो दरवाजा होता है, खिड़की, तो ऊपर का भाग छूटा ही रहेगा तो वो लकड़ा वहां से खराब होना चालू होता है। फिर ग्लास फिक्स करते हो तो देख लो हर एक क्रैक फ्री है ग्लास आपका लगाने के बाद और प्रोटेक्शन उसको पूरा मिल रहा है। इजीली रिमूव कर सको वैसे ग्लास लगाओ वेंटिलेटर में, आप खुद निकाल के बदलवाना है तो बदलवा सकते हो। और फिर ग्लास जो है उस तरह से लगाओ कि पूरा आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेज में टेम्पररी मीटर डलवाना है आपको वो टाइम पे शुरुआत में, उसको भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। और स्लैब कास्टिंग के वक्त पूरे पॉइंट्स जहाँ जहाँ आते हैं आपको जरूरी जितना लगता है वो सब पहले से डलवा दो। तो ये पूरा इसका लिए थोड़ा डिटेल दिया है। वायरिंग इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये चोरी हो जाता है वायर, स्विचेस कैसे पसंद करना है वो भी दिखाया है। तो ये इतनी सब चीजें आपको पढ़ लोगे, जैसे इसमें एमसीबी स्विचेस डालना है, ये सब आप कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी छूट रही है, लेकिन आपको जब घर बनाते हो तो पूरा एक बार ये पढ़ लोगे वो टाइम पे तो भी आपको बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। कुछ मटेरियल टेस्ट और प्रिकॉशंस भी लिए जो साइट पे आप कर सकते हो। सीमेंट जो है वो रेप्यूटेड ब्रांड का ही सीमेंट ले। सीमेंट को आप फिंगर पे रब करोगे तो स्मूथ लगेगा, वो पता चल जाए सीमेंट का, और कूल फीलिंग आएगा। लम्स नहीं होने चाहिए सीमेंट में। अगर आपको क्वालिटी चेक करना है तो उसके छोटे से लड्डू बना लो और रख दो एक 24 घंटे के लिए पानी थोड़ा डाल के, तो वो सूख जाएगा तो एकदम हार्ड हो जाएगा, तो सीमेंट अच्छा है। वो फ्रेशनेस के लिए उसके ऊपर वीक नंबर होता है वो देख सकते हो।
स्ट्रेंथ जो है सर्टिफिकेट का जो है सीमेंट जो आप खरीदते हो वो कंपनी आपको स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट भी देती है। तो 53 ग्रेड का सीमेंट है तो वो कितना स्ट्रेंथ है उसका, आपके पर्टिकुलर बैच के सीमेंट का, वो भी आपको जान सकते हो। वेट एक दो बैग का चेक कर लो, क्योंकि बैग में से सीमेंट लोग निकाल लेते हैं, कई बार पंप से वैक्यूम से निकाल लेते हैं और आपको कम दाम में दे देते हैं। फिर अगर आप 50 बैग्स का ऑर्डर देते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपका कभी फ्री हो जाता है, कई कंपनी फ्री देती है, या कम चार्ज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। 10-10 बैग लेने जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। और स्टैक करने को 10 बैग में ही स्टैक करो, और फीफो सिस्टम मतलब फर्स्ट टीन जो पहले आई है उसको ही पहले यूज करो, उस तरह का सिस्टम रखो। और हो सके तो नीचे 4 इंच का प्लेटफॉर्म रखो, ताकि कभी पानी जाए अंदर चला जाए तो आपकी सीमेंट खराब नहीं होती है। और कलर के सीमेंट का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है, तो कलर देख के कभी सीमेंट का क्वालिटी जज मत करो। कई कंपनियां है जैसे वो लोग सीमेंट में कलर मिला देते हैं तो दिखता है कि एकदम से ग्रीन सीमेंट जैसा दिखता है। और ये जो थ्रेड्स होते हैं सीमेंट काटने के बाद, वो हो सके तो खोलने का प्रैक्टिस रखो, काटने उसको स्क्रैप में भी उसके पैसे थोड़े ज्यादा आते हैं। सलिए है वो देखो कि वे ब्रिज के ऊपर अब खुद गाड़ी आती है स्टील की तो खुद चेक कर लो वेट, और रस्ट फ्री होने चाहिए, और उसको पानी और ऑयल से बचा के रखो, उसके ऊपर लगना नहीं चाहिए ऑयल भी, नहीं तो कंक्रीट के साथ वो चिपकेगा नहीं। और साइड पे जो हम खरीदते हैं सलिए वजन से, लेकिन यूज करते हैं लेंथ वाइज, तो सीमेंट कई बार सलिए ओवरवेट आ जाते हैं। तो रेगुलर कंपनी का जो ब्रांडेड कंपनी नहीं होती है, तो वो लोग भावनगरी का जो स्टील होता है वो वेट में ज्यादा होता है लेकिन लेंथ में कम होता है, तो आपका रेट उसका कम होता है लेकिन आपको क्वांटिटी उसको ज्यादा आपका जाता है। और ये जानने के लिए कितना चाहिए, तो एक सिंपल सा थंब रूल है, जो का सलिया है उसका स्क्वायर करो और इसको 162 से डिवाइड कर दो। जो आंसर आपका आता है वो आपका केजी पर मीटर का उसका वेट है। जैसे एग्जांपल लिया है, अगर 16 का सलिया है तो 1 मीटर का आप टुकड़ा लेते हो, उसका वजन होता है 1.58, मतलब 1 किलो 600 ग्राम के करीब होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है? स्क्वायर ऑफ 16 का सलिया है, स्क्वायर ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह कोई भी साइज का आप सलिया है उसका स्क्वायर कर दो और इसको डिवाइड करो 162 से, तो आपको 1 मीटर में उसको कितना वेट होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। फिर ब्रिक्स में 1 ग्लास ब्रिक जो है अच्छी तरह से पकी हुई ईंट यूज करो, स्ट्रेट एजिस देख लो और राइट एंगल उसके बराबर है कि नहीं देख लो, और उसको पानी में पहले भिगो के यूज करो। और अगर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है मोर देन 20% ऑफ इट्स वेट, तो वो हमको अवॉइड करना है। 1 मीटर से डालने पे टूटनी नहीं चाहिए। 2 ब्रिक को अगर आप ऐसे एक साथ इसको ठोकते हो एक के ऊपर, तो मेटालिक रिंगिंग साउंड का आवाज देना चाहिए। फिर उसका जो स्टैकिंग होता है वो 25 ब्रिक में होता है, 24 ब्रिक्स होता है, उसके ऊपर एक क्रॉस में डायगनली वो लोग एक 25th ब्रिक रखते थे, तो उसके हिसाब से आप ब्रिक्स भी खुद साइड पे उतारा है तो कैलकुलेट कर सकते हो। सैंड में बहुत बड़ी या बहुत छोटी दाने वाली रेती यूज करना अच्छा नहीं है। मीडियम साइज ग्रेन है, ग्रेन साइज मीडियम है, उस तरह के सैंड यूज करो, और उसमें डस्ट और सिल्ट नहीं है वो आप देख लो, उसको पानी डाल के धो सकते हो। हमारे यहाँ एरिया में बादरपुर है, वो संखेड़ा बादरपुर, वहां से जो सैंड आता है वो अच्छी क्वालिटी का आता है। कपची जो है 20 साइज की हमको चाहिए रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में, और ये बहुत लंबी या इलोंगेटेड फ्लेकी और बहुत लंबी मतलब चपटी और बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। डार्क ब्लैक कलर होना चाहिए, उसके ऊपर व्हाइट डॉट्स नहीं होने चाहिए, और गीली होने पर वो एकदम काला दिखेगा पत्थर। डस्ट से फ्री होना चाहिए, तो वो पानी डाल के हम उसको धो सकते हैं। अब ये सब प्रैक्टिस लोग नहीं कर रहे हैं। सेवालिया की कपची है वो अच्छी आती है हमारे एरिया में। और 10 mm की साइज की जो छोटी कपची है जिसको हम ग्रेट बोलते हैं, वो भी धोने के बाद यूज करो, क्योंकि उसके अंदर पाउडर भी बहुत होता है, वो डालना जरूरी है। कंक्रीट ये जब हम बनाते हैं तो 1:1.5:3 में होना चाहिए, मैक्सिमम 1:3 कर सकते हो प्रोपोर्शन। वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करो। पानी ज्यादा डालने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ 15 से 20% कम हो जाता है, तो ये पानी का कंट्रोल हमेशा कंक्रीट बनाते वक्त रखो। ज्यादा पानी अच्छा नहीं है। स्लम कोन टेस्ट आप परफॉर्म कर लो वो कंक्रीट वर्कबिलिटी के लिए, या कंक्रीट के क्यूब कास्ट कर लो और टेस्टिंग के लिए दे दो। सीमेंट के बॉल
कंक्रीट का बॉल बना के हाथ में उठा के हवा में फेंको, अगर वापस आपके हाथ में आ जाता है, कंक्रीट अच्छा है ऐसा पता चल सकता है। कवर ब्लॉक मतलब पैकिंग रखना है स्लैब के नीचे, और क्योर करो कंक्रीट तो 7 दिन। और सपोर्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन, इंजीनियर की इंस्ट्रक्शन के बिना मत खोलो। टाइल्स को कैसे चेक करना है, एक दूसरे के ऊपर उल्टी रख दो और उसको रोटेट करने का ट्राई करो। अगर बेंड होगा टाइल्स तो एक दूसरे के ऊपर रोटेट आसानी से करेगा, अगर स्ट्रेट होगा तो वो घूमेगा नहीं। एप्लीकेशन से पहले उसको भिगो। मशीन कट फ्लोरिंग है वो अवॉइड करो, क्योंकि उसमें ज्वाइंट बहुत खराब दिखते हैं। गालीचा पैटर्न में भी वेस्टेज होता है, तो उस तरह की डिजाइन लो कि कोई भी कोना आपका टाइल्स का कहीं पे भी आप लगा सकते हो, टुकड़ा भी। और उसमें भी अगर ग्लेस टाइल्स लगाते हो दीवार पे तो उसमें थोड़ा सा रेत डालना जरूरी होता है, श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए। कोटा स्टोन जो डालते हो वो हैंड कट ज्यादा अच्छा रहता है, मशीन कट पत्थर की जगह, हाथ कढ़ाई जिसको बोलते हैं। फिर अलग अलग शेड के नहीं आ जाए वो ध्यान रखो, तो जब भी पूरा लॉट खरीदो एक ही जगह से, एक ही बल्क में से उठाओ माल पूरा, तो आपको एक शेड में कोटा स्टोन मिल जाएगा। क्योंकि लगाने के बाद वो जब पॉलिश हो जाती है तो बहुत खराब दिखता है। और कम से कम देखो कि 1 इंच थिक कोटा स्टोन का थिकनेस होना चाहिए, और उसमें चैम्फरिंग नीचे से कर लो ताकि आपका ज्वाइंट बहुत हेयरलाइन जितना पतला होगा। क्रॉस में कट करते वक्त हाथ गड़ाई में ये चैम्फर होता है नीचे से। मार्बल अगर लगाते हो तो उसको हाथ रख के धूप में देख लो, अगर आपका हाथ दिखता है तो मार्बल पोरस है, तो वो आपको ऐसा मार्बल है तो व्हाइट सीमेंट में ही लगाना है। और आजकल लाइमस्टोन के जो स्लैब्स है वो मार्केट में मार्बल के नाम से आसानी से मिल जाते हैं, 35-40 रुपए स्क्वायर फुट में आपको मार्बल बोल के बेचा जाता है। तो देख लो कि सही में आप खरीद रहे हो लाइमस्टोन का पाटिया है कि मार्बल। और ग्रीन कलर मार्बल अवॉइड करो क्योंकि वो जल्दी डिटोरिएट हो जाता है। डिजाइन के लिए आप लगाते हो, फिर थोड़े साल में अंदर छेद होना चालू हो जाता है और आपको फिर चेंज करवाना पड़ता है। ग्रेनाइट ये सबसे हार्ड स्टोन है, प्लेटफॉर्म के ऊपर यही लगता है, और उसमें भी आप प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हो तो प्रीमियम ब्लैक शेड आता है, वो प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है, सही रहता है, बाकी तो आपकी चॉइस है। फिर लकड़ा जो है तो उसमें टीकवुड जो है वो सबसे अच्छा, सागी लकड़ा जिसको बोलते हैं, साग का। डोर विंडो के लिए वही लो। और वलसाड़ी टीकवुड, वलसाड़ी जो साग होता है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है। पेंट ब्रांडेड कंपनी के ही खरीदो, और डिफरेंट एरिया से कंपनी, उनकी तो अभी टेक्निकल सर्विस भी होती है, वो पेंट वाले आपके यहाँ के बता देते हैं एस्टिमेट पूरा। और खूब ज्यादा थिक कोट है पेंट का वो निकल सकता है, तो इतना ज्यादा भी थिक कोटिंग में मत करो, और सरफेस को पहले क्लीन करके ही पेंट अप्लाई करो। पॉलिशिंग के लिए ये ब्रासो और पीताम्बरी होता है, ब्रास फिटिंग को क्लीन करने के लिए। पॉलिशिंग के लिए वैक्स पॉलिश होती है, शाइनिंग के लिए फ्लोर के। मेलेमाइन पॉलिश जो है वो वुडन फर्नीचर में या वुडन डोर्स पे लगती है। और उसके ऊपर अगर आपको खुद करना है तो वार्निश भी लगा दो दिवाली के टाइम पे, तो लकड़े का फर्नीचर चमक उठता है, वो रेडीमेड अवेलेबल होता है। तो ये थोड़े टेस्ट भी साथ में मैंने ले लिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट भी आपको यूजफुल रहेंगे। थैंक यू।